हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। विकल्प अपना सिर हिलाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, सुधांशु कहाँ चला गया? विप्लो अदिति और आरू को पकड़ते हुए बोला, तुम रिया को संभालो, मैं इन लोगों को लेकर जा रहा। विकल्प विप्लो की बात पर अपना सिर हिलाता और रिया के हाथ को पकड़कर नित्या से कहता है, तुम सुधांशु को लेकर आओ। नित्या विकल्प की बात पर अपना सिर हिलाती है और उसे लड़के के गाल पर एक और थप्पड़ मारकर जल्दी से भाग जाती है। सभी क्लब के बाहर निकल जाते हैं और सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। इधर नित्या सुधांशु को ढूंढते हुए बेसमेंट के दूसरे दरवाजे की तरफ पहुंचती है, जहां पर सुधांशु अकेले खड़ा तारे गिन रहा था। नित्या जल्दी से आगे बढ़कर सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोले, चलो हम निकलते हैं यहाँ से, क्लब में तमाशा हो गया है, मुझे यहीं पर रहना है, यहाँ कितनी शांति है। सुधांशु ने नित्या से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। नित्या सुधांशु के हाथ को पकड़कर बोली, चलो मैं तुम्हें और भी शांत जगह लेकर चलती हूँ। सुधांशु नशे में नित्या को देख मुस्कुरा कर बोला, क्या सच में और भी अच्छी जगह है? नित्या अपना सिर हिला देती है और सुधांशु उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। दोनों बेसमेंट के पास बने दूसरे दरवाजे से निकलकर पार्किंग में जाते हैं। नित्या जब पार्किंग में पहुंचती है तो देखती है अदिति और आरू थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि सामने विक्रम और शोभित खड़े हुए उन लोगों को घूर रहे थे। विप्लो अपने गाल को थपथपाते हुए शोभित से बोला, ब्रो। तराक एक थप्पड़ विप्लो के गाल पर पड़ती है। विप्लो मुंह बनाकर अपने गाल पर हाथ रख कर खड़ा हो जाता है। शोभित विकल्प को घूरते हुए बोला, इस गधे के पास दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। तुम तो बड़े हो ना, तुमसे कहा था ना मैंने, अगर ये लोग कहीं भी जाने की प्लानिंग करे तो तुम मुझे बताओगे, लेकिन तुम इनका साथ दे रहे हो। विकल्प छोटा सा मुंह बनाकर बोला, सॉरी ब्रो। विक्रम आरू को घूरते हुए बोला, तुम्हें तो ऐसी बकवास चीज़ों का शौक नहीं है, तो तुम यहाँ क्लब में आकर पी भी रही हो, और वो भी इस ड्रेस को पहनकर। रिया विक्रम की बात पर हंसते हुए बोली, हा 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 हा, सुंदर लग रही है ना आपकी बीवी, मैंने उसे तैयार किया है, मैंने। तभी अनमोल की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। अनमोल जल्दबाजी में गाड़ी से बाहर आता है तो उन लोगों को देखकर वो रुक जाता है। विक्रम अनमोल को देखकर रिया की तरफ इशारा करके बोला, अपनी इस बेवरी को संभालो, मेरी बीवी को देखो क्या बनाकर रखा है इसने। अनमोल रिया के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना क्लब नहीं जाना है। रिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैं आपकी बात क्यों मानूं, मैं हमेशा क्लब जाती हूँ, सबके साथ घूमती हूँ। इधर सुधांशु नित्या के हाथ को पोक करते हुए बोला, तुम मुझे घुमाने ले जाने वाली थी ना, चलो। नित्या अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोल सुधांशु को इशारा करती है तो सुधांशु चुपचाप जाकर बैठ जाता है। इधर अनमोल रिया को अपनी बाहों में उठाकर विक्रम और शोभित से बोला, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम लोग अपना देखो। इतने कहकर अनमोल रिया को लेकर अपनी कार की तरफ चला जाता है। शोभित अदिति को पकड़कर विकल्प और विप्लो को घूरते हुए बोला, चुपचाप घर आओ। दोनों अपना सिर हिला देते हैं और विक्रम आरू को पकड़कर कहता है, तुम्हें तो घर में बताऊंगा, मैं बिना मुझे बताए क्लब आकर डांस कर रही हूँ। आरू मुस्कुराते हुए विक्रम के गले में बाहें डालकर बोली, मुझे ना बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, लेकिन उन गंदे लड़कों ने हमारा मूड खराब कर दिया। शोभित और विक्रम
विकल्प और विप्लव की तरफ देखने लगते हैं। विकल्प विप्लव को संभालने का नाटक करते हुए शोभित से बोला, देखो इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, हम लोग घर चलते हैं ना। विकल्प की बात पर शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, मृत्युंजय भाई, तुम लोगों का बेल्ट लेकर इंतजार कर रहे हैं, चलो। अदिति शोभित की बात पर बोली, मुझे भी सीनियर मारेंगे बड़े भैया। शोभित अदिति को घूर कर बोला, तुम्हें तो मैं मारूंगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर आप मुझे मारोगे तो, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। शोभित अदिति को अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ ले जाता है और विक्रमारू को लेकर चला जाता है। नित्या विकल्प के पास आकर बोली, विप्लव काफी नशे में है, तुम उसे घर लेकर चले जाओ। सुधांशु को मैं उसके घर ड्रॉप कर दूंगी, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। विकल्प कंफर्म करने के नाते बोला, आर यू श्योर यू विल टेक हिम? नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मैं उसे ले जाऊंगी और सही सलामत ले जाऊंगी। विकल्प अपना सिर हिलाता है और विप्लव को लेकर सारंग बिल्ला के लिए निकल जाता है और नित्या अपनी गाड़ी में आती है तो देखती है सुधांशु सो गया था। नित्या ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधा अवस्थी हाउस की तरफ निकल जाती है। अवस्थी हाउस के बाहर नित्या की गाड़ी आकर रुकती है। नित्या सुधांशु को उठाते हुए बोली, सुधांशु उठ जाओ, हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं। सुधांशु नींद में हल्का सा कसमसा कर फिर से सो जाता है, जिसे देखते हुए नित्या इस बार थोड़ा जोर से सुधांशु को उठाते हुए कहती है, सुधांशु उठ जाओ। लेकिन सुधांशु नहीं उठता। नित्या इधर उधर देखते हुए खुद से बोली, यहाँ पर गाड़ी पार्क करके रखना भी सही नहीं है, क्या करूँ मैं, और मैं इतनी ताकतवर भी नहीं हूँ जो इसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाऊँ। इतना सोचते हुए नित्या एक गहरी सांस लेती है और अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालकर दूसरी तरफ ले जाती है। इधर मित्तल मेंशन में कशिश स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था कि इंद्र अपने हाथ में कॉफ़ी का कप लिए स्टडी रूम में आता है और 2 कॉफ़ी कप रखते हुए कहता है, कॉफ़ी पी लो। कशिश एक नज़र कॉफ़ी को देखने के बाद इंद्र से बोला, मेरा काम लगभग हो गया है और कॉफ़ी पीने पर नींद चली जाती है, इसलिए मुझे सोना है। इंद्र अपना सिर हिलाकर बोले, कशिश ये तुम्हारे और मीरा के पर्सनल बातें हैं, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है, तुम इस तरीके से उस पर चिल्ला नहीं सकते। कशिश इंद्र की बात पर बोला, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ चाचा जी, लेकिन कभी कभी वो अजीब बातें करती है जिस कारण मुझे गुस्सा आ जाता है। इंद्र कशिश के कंधे पर थपथपा कर बोला, हाँ, अभी शादी हुई है ना, इसलिए जब तुम लोगों का रिश्ता पुराना हो जाएगा ना और तुम्हारे बच्चे आएंगे तब समझदारी खुद ब खुद आ जाएगी। इंद्र कशिश की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, वैसे मुझे नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय, गुड नाइट। इतना कहकर कशिश लैपटॉप बंद करता है और स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। इंद्र एक नज़र कॉफ़ी कप के देखने के बाद उसे डस्टबिन में डाल देता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर कशिश जब कमरे में पहुंचता है तो देखता है मीरा पेज पर ज्वेलरी डिजाइन ड्रॉ कर रही थी। कशिश उसे एक नज़र देखने के बाद फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर आने के बाद मीरा से कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मीरा फाइल बंद करते हुए बोली, मैं बस सोने ही वाली थी, बस आपका वेट कर रही थी।
कशिश मीरा को देखते हुए बोला, मीरा वेट कर रही थी क्यों? मीरा कुछ देर शांत रहकर बोली, क्या आपको लगता है कि हम दोनों को अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए? कशिश कंफ्यूज होकर बोला, और तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? मीरा खड़ी होकर कशिश के सामने आकर बोली, मुझे नहीं पता कि आपको लेकर मेरे दिल में क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। कशिश मीरा को गहरी नज़र से देखते हुए बोला, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मुझसे भला कोई क्या कहेगा, मैं बस यूं ही कह रही थी। मीरा ने अपनी नज़रें छुपाते हुए कहा। कशिश मीरा के चेहरे को पकड़कर ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मीरा, मुझे पता है कि तुम कभी सुधांशु की जगह मुझे नहीं दे। मीरा कशिश की बात को बीच में काट कर बोली, मैं भला आपको सुधांशु की जगह क्यों देने लगी? आपकी अपनी खुद की जगह है और हर इंसान के लिए हमारे दिल में एक अलग जगह होती है। कशिश मीरा के होठों पर हल्का सा किस करके बोला, लेकिन तुम तो मेरी हो ना, पूरी तरीके से मेरी हो। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, तो आप बताओ हनीमून पर कहाँ चलेंगे? कशिश हल्का हंस कर बोला, हा, तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर जाना है? मीरा बिस्तर की तरफ जाते हुए बोली, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं भी कोई फोर्स नहीं करूँगी। कशिश अपना आईपैड लाकर मीरा के बगल में हेड रेस्ट से टेक लगाकर बैठते हुए बोला, कहाँ जाना चाहती हो? मीरा आईपैड में इशारा करते हुए बोली, स्विट्जरलैंड चले? कशिश फ्लाइट की टिकट बुक करते हुए बोला, ओके, कल चलेंगे। मीरा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, और आपका काम? कशिश आईपैड रखते हुए बोला, मैं उस कंपनी का बॉस हूँ और मेरी बीवी मेरा टाइम चाहती है। मीरा हल्का मुस्कुरा कर बोली, लेकिन 1 हफ्ते बाद नवरात्रि शुरू है। कशिश मीरा के कान में धीरे से बोला, और नवरात्रि तक तुम मुझे चाहिए हो। इतना कहकर कशिश मीरा के कान पर किस कर लेता है। मीरा कशिश की बात पर मुस्कुरा कर लेटते हुए बोली, चलिए सो जाइए। कशिश मीरा को अपनी बाहों में भर कर बोला, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। इतना कहकर कशिश मीरा के माथे पर किस कर लेता है और उसे गले लगाकर आंखें बंद कर लेता है। मीरा कशिश को देखते हुए मन में बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए कशिश, मुझे इस तरीके से आपको यहाँ से दूर करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आपके लिए खतरा है, लेकिन 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सोचते हुए मीरा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर सारंग विला में मृत्युंजय का कमरा था। महक नींद में अपने पेट को पकड़कर कसमसा रही थी। मृत्युंजय जब स्टडी रूम से निकलकर कमरे में आता है तो देखता है महक के पूरे चेहरे में पसीने थे। शायद उसे बहुत दर्द हो रहा था। महक के चेहरे पर डर अपना जगह बना लेती है और वो जल्दी से महक के पास आकर कहता है, महक अपनी आंखें खोलो। महक धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, बाबा बहुत दर्द हो रहा है पेट में। मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोली, नहीं, मुझे भूख लगी है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, देखो महक, लापरवाही मत करो, हम एक बार डॉक्टर से चेक करवा कर आ जाते हैं। महक अपनी आंखें में नमी लिए बोली, मुझे भूख लगी है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर महक के सर को थपथपा कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।
और तुम मेडिसिन खाओगे। महक अपना सिर हिला देती है तो मृत्युंजय खुद ही कमरे से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।